जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले वंचित लोग हैं, इनके साथ जिस तरह से दुर्भावनापूर्ण तरीके से एनएफएस किया जा रहा है, जो रिजर्व सीट है उसको खाली न छोड़ा जाए और एनएफएस करने वाले वो कौन लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए। क्या उसमें हमारे जो लोग हैं, जो ओबीसी SC ST वर्ग के लोग हैं, क्या उस मीटिंग में, उस सिलेक्शन कमेटी में वो हैं? लोगों ने आज यहाँ एक सम्मेलन किया है गांधी प्रतिष्ठान सभा में, तो मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की, जो आप लोग आज यहाँ मिले हैं सब लोग? देखिए, मैं जानकारी दे दूं कि यहाँ पे समाजवादी शिक्षक सभा दिल्ली प्रदेश की रूटीन कार्यकारिणी बैठक थी आज जी। और एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास बहुत सारे एजेंडे होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो चर्चा का मूल विषय आज ये था कि जो देश में एनएफएस का मुद्दा आजकल चल रहा है, जिस तरह से जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले वंचित लोग हैं, इनके साथ जिस तरह से दुर्भावनापूर्ण तरीके से एनएफएस किया जा रहा है, इसके अलावा जो पेपर लीक का मामला है, इसके अलावा OPS NPS, तो बहुत सारे एजेंडे थे जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। और हमें खुशी है कि हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री कुलदीप जी भी आज उपस्थित थे। तो हम लोग ने विस्तार से चर्चा की। इसमें छात्र थे, इसमें शिक्षक थे और तमाम सोशल वर्कर भी इसमें शामिल हुए। तो हमें खुशी है, इस हमने चर्चा की। लेकिन आज का जो मुख्य विषय है वो है एनएफएस। और एनएफएस के अलावा जिस तरीके से इस बजट में NPS के भी जो उसका जो राशि है वो 14% तक कर दी गई है उसके अनुदान करने की, तो उसको बढ़ाया गया। इसके अलावा जो हमारे पेपर लीक का मामला है, जो हमारा एनएफएस का मामला है, इसको तत्काल सरकार संज्ञान मिले। सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, इसके अंदर कोई भी सीट, जो रिजर्व सीट है, उसको खाली न छोड़ा जाए और एनएफएस करने वाले वो कौन लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए। क्या उसमें हमारे जो लोग हैं, जो ओबीसी SC ST वर्ग के लोग हैं, क्या उस मीटिंग में, उस सिलेक्शन कमेटी में वो हैं? और नहीं है तो उनका एक्सप्लेनेशन दें कि एनएफएस क्यों किया गया, क्योंकि ये अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। लोग गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से वो पढ़ाई पूरी कर पाते हैं, तमाम सोशल हिंड्रेंसेस हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, तमाम सामाजिक समस्याएं हैं। उससे ऊपर उठ करके वो इस यहाँ तक पहुँचते हैं संविधान के दम पर, नियमों कानून के दम पर, सरकार के दम पर। तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि एनएफएस से होने वाले जो भी घटनाएं घट रही हैं इसको तत्काल रोके और एडवाइजरी जारी करे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मेरी मांग है कि तुरंत एडवाइजरी जारी करे कि एनएफएस जैसी चीज़ें हैं तुरंत तत्काल रोकी जाएं और सीटों को प्रायोरिटी के आधार पर, जो रिजर्व सीटें हैं, उनको तुरंत भरा जाए। सर, अभी आपने बात की कि नेशनल पेंशन, जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें राशि बढ़ाई गई है, तो ये तो एक अच्छी बात है। फिर आपको समस्या क्या है? आप OPS लागू करने की बात कर रहे हैं। देखिए, एनएफएस जो NPS है, जो OPS है, इसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं, इसको जनता को समझना पड़ेगा। हम कोई कभी कहता है OPS अच्छा है, कोई बोलता है NPS अच्छा है। अरे भाई, NPS जो है वो बाजार जोखिमों के अधीन एक व्यवस्था है। जो आप उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसमें आपको कितना पैसा मिलेगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि बाजार की स्थिति क्या है। और OPS एक ऐसी चीज़ है जो आपके बुढ़ापे की गारंटी है, और वो सिक्योरिटी आपकी नहीं, आपके बच्चों और आपकी बीवी और आपके जो बीमार, जो अगर कोई बीमार भी आपका आश्रित है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है। आप देखें कि इस तरह के दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए फिनेंशियल रूप में। जो सांसद है, जो विधायक है, उसको 2 बार विधायक रह ले, 4 बार विधायक रह ले, उसके बाद भी उसको वो क्या करते हैं कि पेंशन देते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉई है, जिसने 9 से लेकर 9:30 से लेकर 5:30 तक अंगूठा लगा के दिन भर ड्यूटी करी है, जिसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी, और उनकी ड्यूटी कहाँ नहीं लगाई जाती। आप देखें तो आपको हंसी आएगी। कई सारे ऐसे प्रदेश है जहाँ जाति जनगणना में, इसमें जनगणना में ड्यूटी लगा दी, कहीं जो है किसी धार्मिक कार्यक्रम में ड्यूटी लगा दी, कहीं जो है तो उनके साथ उनके बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन काम होते हैं कि इतनी कंट्रीब्यूशन के बाद जब अपनी वो युवावस्था पार कर जाते हैं, प्रौढ़ावस्था पार कर जाते हैं, 60 साल की उम्र तक पहुँचते हैं, तो ये बड़ी भावनात्मक मामला है। मेरी विनम्र निवेदन है सरकार से, जो यहाँ के पत्रकार हैं उनसे, जो जुडिशरी से लोग हैं, कि इस पर विचार करें कि OPS आना ही चाहिए और OPS ही सिक्योरिटी है। और OPS आ जाने की वजह से कम बुढ़ापे में उनको कोई स्कीम नहीं लेनी पड़ती, और ये सरकार इसकी व्यवस्था करे कि ताकि OPS पुनः आए और उस पर चर्चा करे। सरकार इससे बचने से कुछ नहीं, इस पर चर्चा करना चाहिए ताकि उसका कोई बीच का रास्ता निकले। और NPS का हमने देख चुका 2005 से लागू है, 1 अप्रैल 2005 से। आज कितने साल हो गए, इसके बाद भी इसका कोई फ़ायदा अगर कोई बता दे तो आप मुझे बता दो। कोई भी इसको लेकर के इसके पक्ष में नहीं है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो। तो आज इस देश में ज़रूरत है कि जो OPS है उस व्यवस्था को लागू किया जाए, और जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर या कामगार हैं उनके लिए भी किसी न किसी पेंशन की व्यवस्था की जाए ताकि वो अपना गुजारा भत्ता कर सके। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विकसित देश हैं, जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है कि जो रोजगार में नहीं है या उसके बाद उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाती है। पेंशन एक महत्वपूर्ण इशू है। पेंशन ही सरकार की तरफ से दी गई वो मदद है, जब आदमी को ज़रूरत पड़ती है तो उससे मदद हो पाती है। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए और OPS पर विचार करना चाहिए। संविदा
शिक्षक को लेके क्या मामला है? संविदा पे हालांकि कई बार मीडिया में बातचीत होती है और आप लोग भी लगातार इस पे प्रश्न उठाते रहते हैं, तो किस प्रकार की समस्याएं हैं इसमें? देखिए, पार्टी की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से ये आउटसोर्सिंग और निजीकरण, ये दो चीज़ ऐसी हैं जिसका दुष्परिणाम है ये संविदा शिक्षक। अगर हम संविदा शिक्षक या ठेके के जो शिक्षक हैं या ठेके के जो कर्मचारी हैं, इस व्यवस्था को हमें पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। संविदा शिक्षक के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो उत्पीड़न है, उसमें एक आसानी हो जाती है एम्प्लॉयर को, जैसे उसके पैसे कम देना, पैसे से कमीशन लेना, या उसको जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है उसको छोड़ के कोई व्यक्तिगत काम लेना, अपने घर के काम कराना। और मैं इसके एक नहीं हज़ारों एग्जाम्पल दिला सकता हूँ कि जितने भी सफाई कर्मी से लेकर के या अधिकारी वर्ग जितने भी संविदा पर तैनात लोग हैं, इनकी स्थिति क्या है आप जानकर अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये सीधे सीधे मैं कहना चाहूँगा दास प्रथा है, स्लेवरी सिस्टम है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। जो संविदा शिक्षक हैं उनको नहीं पता है कि मैं आज नौकरी कर रहा हूँ, कल मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, मुझे अपने बच्चे की फ़ीस जमा करनी है, क्या मैं पैसे जमा कर पाऊँगा, क्या 6 महीने बाद मेरी बीवी की डिलीवरी है तो मेरे पास पैसे होंगे उस वक्त, क्या बहन की शादी में मैं खर्च करने लायक 1 साल के बाद मेरी क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि वो नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, कोई भरोसा नहीं, और कोई उसका मॉनिटरिंग नहीं, कोई रिव्यू नहीं कि इसकी कितनी सैलरी बढ़ाई जाए, काम के घंटे कैसे तय किया जाए, प्रमोशन का कोई रूल नहीं। तो ये तो पूरी तरह से दास प्रथा है। तो एक न्याय के लिए जो क्योंकि 39D में भी है कि समान कार्य समान वेतन, और बहुत सारी दशाएं हैं कि किस तरीके से जो काम की दशाएं हैं, जो उनको पेमेंट की दशाएं हैं वो पहले से निर्धारित हैं। तो इन सब के आलोक में जो संविदा कर्मी हैं, जो निजीकरण है, जो आउटसोर्सिंग है, इन पर तत्काल सरकार विराम लगाए। अपनी इच्छा शक्ति सरकार ये कर सकती है, जब टैक्सेस को बढ़ा सकती है, GST ला सकती है और इतने सारे, तो क्यों नहीं इसको कर सकती है? तो सरकार इस पर एक कमेटी बना करके इस पर तत्काल बैठक करे और इस बीच का रास्ता निकाले। सर, एक आखिरी सवाल कि जो गेस्ट टीचर का मामला है, जब ये सरकार आई थी 2013 में, तब उन्होंने ये वादा किया था कि हम इसे लागू करेंगे, इसे परमानेंट करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया और आप लोगों ने मीटिंग की है। क्या है आगे की योजना? सरकार कब सुनेगी आप लोगों को? देखिए, बड़ी दुर्दशा है। अभी हम कर रहे थे कार्यक्रम, अंदर संविदा शिक्षक आए थे। आप कह रहे हैं 2013, मैं आपको ऐसे ऐसे केसेस दिखा सकता हूं कि 25 साल, 20 साल और 28 साल से संविदा कर्मी के रूप में वो तैनात हैं शिक्षक विभिन्न संस्थानों में। तो ये दुर्दशा है, ये दुर्गति है। इसीलिए मैंने कहा कि संविदा जो समस्या है, इसको समूल नाश किया जाना चाहिए। संविदा शब्द ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर कोई भी भर्ती नहीं होनी चाहिए। और शिक्षक जिनके जो बच्चे हैं, जिनको वो पढ़ाते हैं, वो बच्चे उन्हीं के सामने पढ़ाई पढ़ के और डिप्टी SP हो जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाते हैं और बड़ी बड़ी नौकरियां पाते हैं। लेकिन वो शिक्षक जस के तस, उसकी सैलरी जितनी थी 10,000, आज भी सैलरी उसकी 10 साल बाद 10,000 है। उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति में 1 रुपये का बदलाव नहीं आता, तनिक भरी बदलाव नहीं आता, और उसके बच्चे अर्थ से लेकर फर्श तक चले जाते हैं। तो ये समझने की बात है कि हम क्यों ना ऐसे एक फिनेंशियल जो है जस्टिस या एक ऐसे न्याय की व्यवस्था करें जिससे जो नौकरी करने वाले लोग हैं, खासकर महिलाएं, एक समय के बाद महिलाओं को आवश्यकता पड़ती है अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे उनके आश्रित होते हैं, तो आवश्यकता उनको पड़ती है अपने खर्चे के लिए, अपने उनके भविष्य के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए, शादियों के लिए। तो संविदा शिक्षक निर्णय नहीं ले पाते और वो मजबूर होकर के जा करके कहीं लोन लेते हैं, जो फिनेंशियल छोटी छोटी एजेंसीज़ हैं जो मोटा उस पर जो है ब्याज वसूलती हैं। तो मैं इसको शब्दों में नहीं हम कह सकते, मैं घर घर में देख रहा हूँ कि अगर आप उसको जो बाज़ार के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, बाज़ार की ज़रूरतों के हिसाब से अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो यह अन्याय है। और दिल्ली जैसे शहर में कौन है ऐसा जो संविदा शिक्षक बनना चाहेगा? कौन है जो संविदा कर्मी बनना चाहेगा? यहाँ के खर्च और यहाँ की जो चीज़ें हैं ये मजाक नहीं है। आप देख सकते हैं, यहाँ लोग इंतज़ार करते हैं कि मेरा अच्छा दिन आएगा, लेकिन संविदा कर्मी के जीवन में कोई अच्छा दिन नहीं आता, मरते दम तक नहीं आता और न उसके परिवार में आता है। तो इसको देखने की ज़रूरत है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।